हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कल मैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। पर दोस्तों, आई होप आप लोगों को कल जो मैं अनुसूचियां पढ़ाया था वो शायद याद भी हो गया होगा। अगर नहीं किसी को याद हुआ है तो मैं एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ, पहले उसको आप सुन लें, ठीक है। तो आइए पहले कल वाली बात, जो अनुसूची मैंने पढ़ाई थी भारतीय संविधान के, उसमें मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या बात की थी। तो पहली अनुसूची में मैंने कहा था कि राज्य और यूटी की बात हुई थी, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की। जब दूसरे में आए थे तो पैसा यानी वेतन की बात हुई थी, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी वेतन की बात हुई थी। फिर जब मैं तीसरी अनुसूची पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि तीसरे में एसपी का शपथ यानी शपथ की बात कही गई थी। शपथ का मतलब होता है कि जब हम पद ग्रहण करते हैं तो उस समय शपथ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे मंत्री लोग लेते हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा लिया जाता है। तो शपथ की बात तीसरे में कही गई है। फिर चौथे में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो चौथा है उसमें एसपी का शपथ फिर राज्यसभा प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। यानी जो राज्यसभा में लोग जाते हैं, चाहे राज्य से चाहे यूटी से। यूटी में 2 मैंने बताया था, एक आपका दिल्ली और एक जो है पुडुचेरी। तो उनकी यानी राज्यसभा प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। फिर 5वें में हमने कहा था कि जो अनुसूचित जनजाति वगैरह हैं उनके प्रशासन की बात कही गई है। फिर 6वें में हमने देखा था कि जो 4 राज्य थे, एक असम से नीचे आएंगे मेघालय, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात कही गई थी। फिर आप आएंगे यानी 6 तक हो गया। अब 7 में मैंने बताया था दोस्तों कि जो 7 है यानी अनुसूची 7, उसमें बात कही गई थी केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बंटवारे की। और उस शक्ति बंटवारे में आप देखेंगे तो 3 सूचियां बनाई गई थी। उन 3 सूचियों में आप देखेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप देखेंगे तो जो राज्य सूची थी उसमें मैंने कहा केंद्र कानून, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और आप देखेंगे तो जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो कंकरेंट लिस्ट थी जिसको हम समवर्ती सूची कह रहे हैं, उस पर अगर कोई कानून बनाएगा तो राज्य और केंद्र दोनों बना सकती हैं। इन बातों की बात हुई थी। फिर इसके बाद मैंने 7 के बाद 8 पे आया था। तो मैंने आपसे बताया था कि जो 8 अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। उस 22 भाषा में मैंने कहा था जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। बाद में 8 जोड़ी गई संविधान संशोधन करके, और भाषाएं टोटल कितनी हो गई तो पता चला कि 22 हो गई। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो मैंने आपको बताया था सिंधी कौम ने BDMS किया। सिंधी का मतलब सिंधी भाषा, फिर कौम का मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, अब फिर BDMS का मतलब होता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कब कब जोड़ी गई तो मैंने आपको बताया था कि सिंधी को 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसके तहत जोड़ा गया। फिर आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे जो 3 भाषा जिस कौम ने मैं बोला था यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, वो आप देखेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि 71वां संविधान संशोधन होता है, वह होता है आप 92 यानी 1992 में, उसके तहत जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद आप आगे आइए तो आप देखेंगे जो BDMS में बोल रहा हूँ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, वो 4 भाषाएं 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 2003 में होता है ये संविधान संशोधन, और ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। इस तरह से टोटल 8 भाषाएं हो गई। फिर आइए 8वें के बाद 9वें में, तो हमने कहा था कि जो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की बात कही गई है, किसमें, 9वीं अनुसूची में। फिर जब 10वीं में आए तो हमने कहा था कि दल बदल की बात कही गई है। तो 10वीं दल बदल, और यह कानून कब बना था तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके तहत यह कानून दल बदल का बना था। तो ये 10वीं अनुसूची हो गई। अब 11वीं में आइए तो 11वीं में हमने कहा था कि पंचायत की बात कही गई है। किसकी, पंचायत की। और मैंने बताया था पंचायत में कितनी भाषाएं हैं, तो आप देखेंगे टोटल 29 विषय की बात कही गई थी। यानी कितने विषय हैं पंचायत में, 29 विषय। और हमने बताया था कि जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में होता है, तब इस भाग को जोड़ा जाता है, इस अनुसूची को जोड़ा जाता है हमारे संविधान में। ठीक है। अब आ जाइए 12वीं में। तो 12वीं में हमने बताया था नगर पालिका,
और ये होता है 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 1993 में जोड़ा जाता है, और इसमें विषय टोटल 18 हैं। इस तरह से सारी अनुसूचियां आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने रिवाइज करा दिया ताकि आपको याद हो जाए, और ये बड़े आसान है। बस आप इसको जो है यूज टू होइए, इससे थोड़ा डेली पढ़ा करिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आइए आज हम जो बात करेंगे वह भारतीय संविधान के भाग पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाग पढ़ाएंगे, फिर आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, और फिर मैंने बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब चीज़ों पर बात होगी, क्योंकि ये चीज़ें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आइए पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग की। तो देखिए दोस्तों, पहला यानी ये आप देखेंगे मैंने भाग, फिर प्रावधान, और ये फिर अनुच्छेद, ताकि आपको सुविधा हो चीज़ों को तैयार करने में, इसलिए मैंने इस तरह से लिखे हैं। आइए पहले भाग की बात करते हैं। तो पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। ये बुकिश भाषा है, लेकिन आपको याद रखना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कही गई है पहले भाग में। ठीक है, किसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं। अब अच्छा, इसको अगर देखेंगे अनुच्छेद, अभी मैं उतना आपको फोकस नहीं कराऊंगा, लेकिन आप अगर याद करना चाहें तो बड़े सही होगा आपके लिए। एक बार देख लें कि 1 से 4 तक में किसकी बात कही गई है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कही गई है, और भाग 1 की बात हो रही है। अब आ जाइए नागरिकता। तो मैंने बताया था नागरिकता को याद करने का तरीका, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ चुका है, तो आप ना याद करिए, नागरिकता में ना उठाइए। अब देखिए नागरिकता में ना, तो ना जैसे कहेंगे नागरिकता, तो ना में 2 अक्षर हैं, तो आप तुरंत नागरिकता भाग 2 में ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि नागरिकता की बात भाग 2 में कही गई है। ठीक, किसमें? भाग 2 में। और अनुच्छेद क्या है, तो आप देखेंगे 5 से 11, यानी 5 से 11 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद में किसकी बात कही गई है? नागरिकता की। अब आइए भाग 3 की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा आपको याद करना है, सब नहीं करने हैं, लेकिन लिखने के लिए मैंने सब लिख दिया है। तो मौलिक अधिकार की बात भाग 3 में कही गई है, और अनुच्छेद भी इसका याद रखना है 12 से 35। मैं बताऊंगा किसकी, ये बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, कम से कम 1 से 2 लेक्चर लगेगा। इसलिए मौलिक अधिकार की बात भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जिक्र है इसका। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार को याद करने का कि किस भाग में है, देखिए खाली मौलिक को आप याद रखिए बस। मौलिक में आप देखेंगे 3 लेटर है, म, ल और क, तो आप इसको ऐसे, मौलिक में 3 लेटर है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है भी, तो ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि मौलिक अधिकार की बात भाग 3 में कही गई है। अब आइए भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है, यानी DPSP जिसको आप बोलते हैं, है ना, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ये भी आप जानते हैं, विदेशी स्रोत में मैंने इस चीज़ बताया था। नीति निर्देशक तत्व ये 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख है। 36 से 51 ये अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल जिसको आप बोलते हो। तो नीति निर्देशक तत्व की बात भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में कही गई है। अब आइए बात करते हैं हम मूल कर्तव्य, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल राइट था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य। तो दोस्तों ये भाग 4 में, यानी भाग 4 में मूल कर्तव्य की बात कही गई है, और ये अनुच्छेद देखेंगे तो 51A है, जिसको 51 क भी कहते हैं। बुक में देखेंगे तो 51 क लिखा है, तो 51A। ठीक है दोस्तों, एक बात बताऊं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन होता है, यानी 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसके तहत भाग 4 क को, यानी भाग 4A को जो है मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में जोड़ा जाता है। किसके सिफारिश पर? ये पेपर में आ चुका है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन। अब नीचे आइए, तो 5 में बात कही गई है संघ की। किसकी? संघ की। आर्टिकल देखेंगे तो आप 52 से 151 तक है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं कि 52 से लेके 151 तक। अब आइए बात करते हैं, यानी संघ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 6वां, यानी 5 तक हो गया। अब 6वां में राज्य की बात कही गई है। तो राज्य की बात जो कही गई है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 152 से लेके 237 तक।
अब आइए सातवें की बात करते हैं। तो दोस्तों सातवां उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे निश्चित कर दिया गया, निकाल दिया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार इसे निकाला कब गया और किस संविधान संशोधन के तहत निकाला गया। तो आप देखेंगे सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में, जिसके तहत भाग 7 को निश्चित कर दिया जाता है। अब आगे आइए मैं बात करता हूँ आठवां यानी भाग 8 का। तो भाग 8 में बात कही गई है, वैसे तो आप देखेंगे तो जो बुकिश भाषा है इसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात कहा है, जिसको हम यूटी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात कही गई है। किसमें? भाग 8 में। अब आइए भाग 9 की बात करते हैं। तो भाग 9 में पंचायत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुका है कि भाग 9 में किसकी बात कही गई है, तो पंचायत की बात कही गई है। आर्टिकल की बात करें तो 243 से लेके 243 ओ तक है। और ये संविधान संशोधन मैंने बताया था, जो नगर ये जो पंचायतें हैं, पंचायत जिसको हम बोलते हैं, अपने गांव में प्रधानी वगैरह का चुनाव आपने सुना होगा, तो वही पंचायत है। तो आप देखेंगे कि ये जो होता है ये संविधान संशोधन 73वां है, जो कि 1993 में हुआ है, 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि 9A की बात करते हैं। तो 9A में नगर पालिका की बात कही गई है। किसकी? नगर पालिका। तो नगर पालिका की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नगर पालिका में आप देखेंगे तो नगर पालिका, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि नगर पालिका का किस भाग में जिक्र है, तो आप कहेंगे 9A में। और कहाँ से अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, तो 243P से लेके 243ZG तक हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अभी ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है, याद हो जाएंगे। बस खाली आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही याद रखने हैं, सारे के सारे नहीं रखना है। कुछ चीज़ें जो पेपर में आते हैं या एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे, पर हमारा काम है पूरा पढ़ाना, इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं भाग 9B की। तो 9B भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सहकारी समितियां जो हैं इसका जिक्र है, और यह अनुच्छेद है 243 यज से लेके 243 ZT तक। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है सहकारी समितियों को, तो 97वां संविधान संशोधन है, 97 संविधान संशोधन। इसको भी आपको याद रखना है। आइए अब भाग 10 की बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी SC ST का सुने होंगे, SC ST के बारे में, उसका जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे कि भाग 10 में। अनुच्छेद नहीं, भाग, किस भाग में जिक्र है, तो आप कहेंगे भाग 10 में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं भाग 11 का। तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात कही गई, यानी केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है उसका जिक्र या उसका उल्लेख कहाँ है, तो आप कहेंगे भाग 11 में। अब बात करते हैं भाग 12 का। तो वित्तीय संबंध जो है, वित्तीय संबंध की बात भाग 12 में कही गई है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो वित्तीय संबंध का उल्लेख किस भाग में है, तो आप कहेंगे कि भाग 12 में है। ठीक है, और यह संविधान संशोधन हुआ था, आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके तहत वित्तीय संबंध को जोड़ा गया। इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे आइए तो आप देखेंगे कि भाग 13 की बात करते हैं। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की बात कही गई है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होते हैं उसका उल्लेख कहाँ है, तो आप कहेंगे भाग 13 में। अब आइए भाग 14 की बात करते हैं। तो भाग 14 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात किया है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली जो पदाधिकारी होते हैं, मान लीजिए जो राज्य या केंद्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी पदावधि कब तक होगी, कितना होगी, या आप देखेंगे जैसे यूपीएससी को आप भली बात जानते होंगे, IAS को, उसका जिक्र भी जो है भाग 14 में ही है। आप देखेंगे तो यूपीएससी का जिक्र किसमें है, भाग 14 में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। लोक सेवा आयोग जिसको आप बोलते हो, उसका जिक्र भाग किसमें है, 14 में है। अब आ जाइए, अब 14A की बात करते हैं। तो आप देखेंगे अधिकरण की बात कही गई है भाग 14A में, और यह अनुच्छेद अगर आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों ये जो 14 में बता रहा था भाग 14, इसमें 315 अनुच्छेद है जिसमें यूपीएससी का जिक्र है, यानी लोक
सेवा आयोग का जिक्र है, तो उसको भी आप चाहें तो अनुच्छेद याद कर सकते हैं। हालांकि मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो 14A पे आ गए थे, यानी अधिकरण की बात कही गई है, यानी अधिकरण की बात कही गई है, यानी ट्रिब्यूनल की बात कही गई है, और वह 323A से लेकर के 323B अनुच्छेद में जिक्र है। अब आइए बात करते हैं भाग 15 की। तो भाग 15 में निर्वाचन की बात कही गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, निर्वाचन। तो भाग 15 में किसकी बात कही गई है? निर्वाचन। अब आइए 16 की बात करते हैं। तो 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात कही गई है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाग जो 16 है उसमें किसका जिक्र है या किसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का जिक्र है। अब आइए भाग 17, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार आ चुका है भाग 17, जिसमें राजभाषा की बात कही गई है। किसकी? राजभाषा की बात किसमें कही गई है? तो आप कहेंगे भाग 17 में। और अनुच्छेद क्या है? तो आप कहेंगे 243 से लेके 251 तक, सॉरी 343 से लेकर 351 तक में ये बात कही गई है। किसमें? तो राजभाषा की। ठीक है। अब आइए तो बात करते हैं 18। तो देखिए 18 आपातकाल, 18 आपातकाल। तो आपातकाल का जो उपबंध है वह भाग 18 में है, और अनुच्छेद भी इसका याद रखना है। अनुच्छेद क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं इसका, 352 से लेकर 360 तक। और मैंने बताया था 352 और 356 और 360 अनुच्छेद का क्या महत्व है, ये मैं बता चुका हूँ। हालांकि फिर बताऊंगा जब अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो। ठीक, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत लगता है। और 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल लगता है। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 3 बार लग चुका है। और वैसे आपातकाल आप देखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, वैसे सबसे ज़्यादा बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लग चुका है। तो आइए बात करते हैं 19 की। तो 19 में आप देखेंगे तो विशेष अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो यानी ऐसे कह सकते हैं आप, राज्यपाल और राष्ट्रपति के एक तरह से शक्ति का जो विभेदन है वह विशेष अधिकार किसमें कहा गया है? तो भाग 19 में 361 से 367 तक। ठीक है। अब भाग 20 दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन याद करने, अभी मैं बताऊंगा आपको, बस खाली आप सुनते रहिए। तो भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात कही गई है। और यह अनुच्छेद भी पूछा है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात कही गई है? 368। ये याद हो जाना चाहिए 368, क्योंकि बहुत बार आया है। अब आगे बात करते हैं 21 और 22। तो ये आप न याद रखें, क्योंकि मैंने लिख लिया स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात जो है भाग 21 में कही गई है, और भाग 22 में आप देखेंगे तो संक्षिप्त नाम वगैरह हैं। पर इनको आप दोनों को नहीं याद करने हैं, क्योंकि ये बस मैंने लिख लिया कि 22 भाग, ताकि आपको पता चले कि भाग कितने हैं, 22। वैसे तो भाग दोस्तों अभी एक बार पेपर में आया था, उसमें 25 भाग टोटल हो गए हैं। जैसे होता है ना कि हम भाग क ख ऐसे करके जोड़ के हम बना देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाग 22 ही हैं। लेकिन अगर 22 नहीं ऑप्शन में है तो आप 25 पे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब याद कौन कौन सा करना है, इसको आप सुनिए ध्यान से। आपको याद करना है 1-2 नागरिकता की बात भाग 2 में कही गई है। आपको याद करना है भाग 3 मौलिक अधिकार की बात कही गई, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। किसमें? तो आप कहेंगे भाग 3 में। उसी तरह से भाग 4 को याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP की बात भाग 4 में कही गई है। और दोस्तों आपको 4A भी याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसके तहत मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये चीज़ भाई आप याद रखें। अब आपको याद रखना है, यानी हमने ये बता दिए 4। अब आपको कौन सा याद रखना है? आपको पंचायत भाग 9, और आपको 9A, और आपको 9B नहीं याद रखने हैं, आपको भाग 11, और आपको याद रखना है भाग 14, जिसमें UPSC की मैंने बताया था बात कही गई है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है ये 15 है। आपको भाग 15 याद रखना है, निर्वाचन की बात किसमें कही गई है? तो भाग 15 में। ठीक है, 16 को छोड़ दीजिए। हाँ, अब 2 आप देखेंगे तो किसकी आप 17, 18 और इसके बाद आप 20, ये बस इतना ही आपको भाग याद कर लीजिए, आपका काम पेपर में हो जाएगा।
भाग 17 में राजभाषा की बात कही गई है। भाग 18 की बात करें तो आपातकाल की बात कही गई है। और भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की बात कही गई है। और कौन सा अनुच्छेद है तो 368 है। ये सारी बातें, बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें भी देखिए, जो लोग चाहें तो कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 10वीं भी है, SC ST की बात कही गई है। लेकिन आपको इतना तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे भाई।